Hello everybody, welcome to this new lecture in the modern physics series. Okay, modern physics में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में. ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स को कुछ बुक्स कभी कभी अनक्लियर फिजिक्स भी रेफ़र करती हैं. ओके, वो कुछ साल पहले की बात है जब तक बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्लियर नहीं थी, तो दे यूज्ड टू जोकिंगली राइट इट एज कि न्यूक्लियर फिजिक्स इज़ अनक्लियर फिजिक्स. ओके, बट लेट्स स्टार्ट. अभी तक जो हमने पिछली यूनिट्स में पढ़ा, बोर मॉडल वगैरह वगैरह, एटम का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमने एटम का, जिसे मैं कहूँगा आउटर स्ट्रक्चर. एटम आपको पता है आज की डेट में कि इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस मोशन करते हैं, तो बोर मॉडल में हमने वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड फिनोमेना को स्टडी किया. ओके, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने ये वो कर दिया था, इस्टेब्लिश कर दिया था कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है और सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज कोर होता है जिसका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है. ओके, वही हमारा न्यूक्लियस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करता है एटम का. मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी. ओके, अगर यहाँ पे कुछ एस्टिमेट्स की बात करूँ, न्यूक्लियस का साइज़ लगभग एक फर्मी के ऑर्डर का होता है. ओके, 1 फर्मी इज़ अबाउट 10⁻⁻15 मीटर, अबाउट नहीं एग्जैक्टली 10⁻⁻15 मीटर. ओके, जबकि बोर मॉडल में आप ऑर्बिट्स की बात करें तो बोर मॉडल में हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का. तो न्यूक्लियर जो साइज़ है वो फर्स्ट ऑर्बिट को ही अगर आप एटम का साइज़ मान लें तो उससे भी 10⁻5 टाइम्स स्मॉलर है. तो और वॉल्यूम्स के टर्म में बात करें, पावर 3 आप करें तो 10⁻⁻15 का फैक्टर आता है. तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ 10⁻⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एटम. लगभग आपको आइडिया आ सकता है यहाँ से कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है एटम के मुकाबले. एटम बाई इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी स्मॉल और न्यूक्लियस और भी स्मॉल है. ओके, दिस. अच्छा, न्यूक्लियस को जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी न्यूक्लियस का, किसी जनरल एटम का नाम माना x है, उसका एटॉमिक नंबर z है और जिसे हम मास नंबर कहते हैं, मास नंबर a. ओके, ZXA उसको ये नोटेशन यूज़ करते हैं. कई लोग इस a को इधर भी लिखते हैं, वट एवर बी द केस, बट ZXA. z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस के टर्म में बात करें, ये न्यूक्लियस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. अगर मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी न्यूक्लियस की बात कर सकता हूँ. इलेक्ट्रॉन्स को मैंने हटा दिया तो केवल न्यूक्लियस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ZXA. z है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस न्यूक्लियस के पास प्लस Ze चार्ज है. ओके, और न्यूक्लियस में ही एटम का लगभग पूरा मास होता है. एटम में न्यूक्लियस के अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स का मास जो न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स हैं आज की डेट में आप जानते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मुकाबले इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 टाइम्स होता है. तो अगर आप हैवी न्यूक्लियस भी ले लें, हैवी एटम भी ले लें जिसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो भी उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल बनता है एज़ कम्पेयर टू दी मास इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, दिस. और अगर हम मासेस ऑफ एटम या न्यूक्लियस को एटॉमिक मास यूनिट्स में रीड करें, उसको उसमें लिखें, तो वो लगभग इंटीजर के क्लोज बनता है. ये नंबर जो होता है हमारा इंटीजर ही होता है. ठीक है, 1H1 या वट एवर. ठीक है, दिस. तो ये वो आप उस मास को इंटीजर, जो क्लोजेस्ट इंटीजर है उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके, दिस. तो इस नंबर को हम मास नंबर कहेंगे और ये हमारा है एटॉमिक नंबर. ओके, अब हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और, जैसे इलेक्ट्रॉन की हमने अभी तक स्टडी की बोर मॉडल में, आपने जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स. बोर मॉडल में जो आपने एनर्जी निकाली और बाद में हम श्रोडिंगर इक्वेशन से भी निकालते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के कूलम्बिक अट्रैक्शन 1/r² टाइप का जो फोर्स है उसके कारण वो घूमता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आए. ऐसे ही न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. ओके, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स और इस फोर्स में जो इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स में न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स बनती हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स भी न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उसमें रिजाइड करते हैं. लेकिन इन दोनों में एक दो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट. पहला तो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स की करस्पॉन्डिंग एनर्जी बहुत हाई होती है, ये हम आगे देख लेंगे. ठीक है, दूसरा फैक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट के कारण घूम रहा है. वेरी रफली सेइंग, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो जिस फील्ड में मोशन करते हैं वो बाकी सारे न्यूक्लियॉन्स का सामूहिक फील्ड है. मतलब बाहर से कोई एजेंसी नहीं है. यहाँ इलेक्ट्रॉन ये है और न्यूक्लियस एक अलग एजेंसी है जो कि कूलम्बिक अट्रैक्शन को कॉज कर रहा है. इस केस में, न्यूक्लियर फोर्स के केस में, हर न्यूक्लियॉन बाकी सारे न्यूक्लियॉन्स के कारण जो फील्ड बन रहा है उसमें मोशन करता है. तो वो, और दूसरा यहाँ पे जो फोर्स का नेचर है एग्जैक्टली आपको पता है 1/r², या पोटेंशियल का नेचर कहें तो 1/r. न्यूक्लियर फोर्स का जो एग्जैक्ट नेचर है वो आज भी नहीं पता है. आप उसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या थ्योरेटिकल मेथड्स या दोनों को मिक्स करके, बट उसका एग्जैक्ट क्लोज फॉर्म आज भी हमें पता नहीं है. तो दीज आर सम डिफरेंसेस. अब बात करते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स की.
जैसे हमने एटॉमिक मॉडल की बात की, इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम में रहता है, तो पहले रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर्ड ने उसे इम्प्रूव किया। तो ऐसे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या कौन रहता है, कौन कौन पार्टिकल्स उसमें रहते हैं, तो उसके बारे में मॉडल्स इवॉल्व हुए। सबसे पहले जो एक मॉडल इवॉल्व हुआ वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल। इससे पहले इनफैक्ट केवल एक प्रोटॉन मॉडल भी था कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन्स होते हैं। इसका कारण यह है, उस समय जो एलिमेंट्री पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का पता था वो केवल प्रोटॉन था, और केवल पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं है, ऐसा पार्टिकल जिसका मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के करीब है। अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन देखें वो लगभग 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट्स में इतना होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इफेक्ट? क्योंकि न्यूक्लियस के मासेस जो हैं एटॉमिक मास यूनिट्स में वो इंटीग्रल वैल्यू के बहुत क्लोज बनते हैं। 10 बनेगा, 11 बनेगा, 12 बनेगा, 13, डेसिमल पार्ट बहुत कम होता है, तो ऑलमोस्ट इंटीजर है। और प्रोटॉन का मास भी ऑलमोस्ट एटॉमिक मास यूनिट्स में 1 के बराबर है। तो ये सोचना बड़ा आसान है, अच्छा जिस न्यूक्लियस का मास 20 है इसका मतलब उसके अंदर 20 प्रोटॉन्स हो सकते हैं, जिसका मास 26 है उसके अंदर 26 प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ओके, लेकिन ये वाला मॉडल जिसे हमें प्रोटॉन मॉडल बोलना चाहिए, प्योर प्रोटॉन मॉडल वर्क नहीं करता है। क्यों? अगर आप प्योर प्रोटॉन मॉडल के बेसिस पे अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की कैलकुलेशन करें कि जितना मास नंबर है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो फिर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। से आपका एक न्यूक्लियस है 20x40, ठीक है। अगर आप ये मान रहे हैं कि इसका मास 40 यूनिट्स है तो इसके अंदर 40 प्रोटॉन होंगे। चलिए, तो मास तो बैलेंस हो गया, 40 प्रोटॉन्स के कारण 40 यूनिट का मास आ गया, पर 40 प्रोटॉन्स के कारण चार्ज जो होगा वो कितना होगा? प्लस 40 यूनिट्स का होगा, जबकि इसका चार्ज प्लस 20 यूनिट्स होना चाहिए। तो ये प्रोटॉन मॉडल तो फेल हो गया। तो लोगों ने इसे फिर इंप्रूव किया, उन्होंने कहा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल। उस समय तक 2 ही पार्टिकल्स पता थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उन्होंने कहा जो इस तरह का जो न्यूक्लियस है, जनरल ZXA टाइप का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर A प्रोटॉन्स होते हैं। A प्रोटॉन्स के कारण क्या होगा? मास उसका A बनेगा। हर प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट में होता है, तो A प्रोटॉन्स का मास A, मास बैलेंस हो गया। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? A-Z इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि तब इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? A प्रोटॉन्स के कारण प्लस A ही चार्ज, और A-Z इलेक्ट्रॉन्स के कारण हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, तो इन दोनों को ऐड करें तो चार्ज बनता है +ZE। ओके, दिस सीम्स टू बैलेंस। इस मॉडल को कहा गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल। A प्रोटॉन्स और A-Z इलेक्ट्रॉन्स अगर हों न्यूक्लियस के अंदर, तो ये जो मास और एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन होते हैं, इतना पॉजिटिव चार्ज और इतना मास। ओके, और नॉर्मली सभी न्यूक्लियस के लिए A-Z से ज़्यादा होता है। केवल हाइड्रोजन एक ऐसा न्यूक्लियस है जहाँ A बराबर Z होता है, 1H1। ओके, बाकी सारे न्यूक्लियस के लिए जो मास नंबर है वो इससे ज़्यादा होता है। तो ये थ्योरी बहुत अच्छा वर्क करती है। A-Z, A-Z से ज़्यादा या हाइड्रोजन के लिए उसके बराबर है, तो A-Z कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मॉडल वो, लेकिन ये बहुत सिंपल आर्गुमेंट से हम शो कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। इसको हम क्वांटिटेटिवली में बाद में करूँगा, जहाँ पे हम बीटा डीके की बात करेंगे। लेकिन सिंपल आंसर ये है, ये मॉडल बहुत बुरी तरह फेल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते हैं। उसके 2 रीज़न हैं। एक, हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे आर्ग्यू कर सकते हैं, और दूसरा रॉन्ग स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी स्पिन हाफ होता है। न्यूट्रॉन तो अभी नहीं आया हमारी पिक्चर में। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर ये माने कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम न्यूक्लियस का स्पिन कैलकुलेट करें और एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्पिन से उसे कंपेयर करें, तो आंसर्स बिल्कुल रॉन्ग होते हैं। ओके, तो ये 2 रीजंस हैं, और भी रीज़न हो सकते हैं, पर ये 2 रीजन्स ही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। इसमें से इस वाले को मैं केवल क्वालिटेटिवली यहाँ पे बात करूँगा, बाद में हम इसे क्वांटिटेटिवली करेंगे। माना ये मेरा न्यूक्लियस है, आप इसे अभी स्फीयर मान लीजिए जिसका रेडियस A है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी जो है वो लगभग A के ऑर्डर की। आपको पता है, हाँ मेरा इलेक्ट्रॉन लगभग A विड्थ के एक रीजन में, A या 2A, लेकिन A ऑर्डर की अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से फिर उसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकालें, तो वो h×2 है, क्योंकि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू h×2 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो उसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी लगभग इस ऑर्डर की होनी चाहिए, और तब उसका मोमेंटम भी लगभग इतना तो होना ही चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी इतनी है, 20 से 50 यूनिट से अनसर्टेनिटी, तो कम से कम मोमेंटम 50 के आसपास का तो होगा। तो P का एक एस्टिमेट आपको यहाँ से पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपने A साइज़ की डायमेंशंस में जिसे ट्रैप कर रखा है, उसका मोमेंटम लगभग इतना होगा। कितना? डेल्टा P लगभग h×2 है, और h और न्यूक्लियर साइज़ की वैल्यू आप यहाँ रखें। A मैंने आपको बताया न्यूक्लियस का साइज़ लगभग आप 1 फर्मी के ऑर्डर का रख दें, तो ये नंबर अगर आप कैलकुलेट करें P कि उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा, और इस मोमेंटम से फिर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंप्यूट करें, तो ये एनर्जी लगभग बनती है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखते हैं, कभी कभी बीटा डीके में दिखते हैं, पर उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कभी भी इतनी हाई नहीं होती है, उनकी एनर्जी इसके मुकाबले बहुत कम होती है, 1 या 2 MeV तक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते ही नहीं हैं। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर रहते, रिजाइड करते, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण उनकी एनर्जी इस ऑर्डर की होनी चाहिए थी। तो ये एक सिंपल आर्गुमेंट है, बाद में जब हम बीटा डीके में इसको और वो करेंगे तब क्लियर होगा, बट ये आर्गुमेंट ये शो करते हैं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो ये मॉडल भी फेल हो गया। ये इन नंबर्स को तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, क्यों चार्ज प्लस ZE होना चाहिए और क्यों मास नंबर ए है, बट ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह ही नहीं सकता। इस समस्या का रिजोल्यूशन तब हुआ, न्यूक्लियर मॉडल प्रॉपर तब इवॉल्व हुआ जब न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन की खोज कंपैरेटिवली लेट हुई, क्योंकि न्यूट्रॉन आप आज समझ सकते हैं वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसका इंट्रैक्शन उतना आसान नहीं था। तो उसकी खोज 1932 में चैडविक ने की। तो जैसे ही न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये मिस्ट्री भी क्लियर होने लग गई कि हाँ, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कहाँ से उसका मास आ रहा है, कहाँ से चार्ज आ रहा है। न्यूट्रॉन की खोज हुई जो कि न्यूट्रल है, और उसका मास लगभग प्रोटॉन के ही मास के बराबर होता है। इनफैक्ट न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सी हैवी होता है। ओके, प्रोटॉन का मास 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट में और न्यूट्रॉन का 1.0087, ऑलमोस्ट बराबर पर थोड़ा ज़्यादा। तो अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल जो करंटली जिसे हम यूज़ करते हैं वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, ये वाला जो न्यूक्लियस है ZXA जिसे हम लिख रहे हैं, इसमें प्रोटॉन्स केवल Z हैं, Z प्रोटॉन्स हैं, तो चार्ज कितना बनेगा प्लस ZE, और बाकी A माइनस Z उसमें है न्यूट्रॉन्स। ओके, तो अब इससे ये दोनों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं, तो चार्ज केवल Z प्रोटॉन्स के कारण प्लस ZE, हाँ उतना ही होता है, और मास होता है A एटॉमिक मास यूनिट में। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो Z प्लस A माइनस Z उसका मास बनेगा जो कि बनेगा A के बराबर। तो मास भी सही आ रहा है, चार्ज भी सही आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी आप न्यूक्लियस के अंदर बात नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। तो ये तो करंट मॉडल या करंट से थोड़ा पहले का मॉडल बोलना चाहिए। करंटली आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, वो क्वार्क्स से मिलके बने हैं। पर जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, वहाँ हम क्वार्क्स के इन कॉम्बिनेशंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म में फिर भी बात करना चाहेंगे। ओके, दिस तो ये है। ओके, कभी कभी न्यूक्लियस के सिंबल को इस तरह से भी लिखा जाता है, ZXA तो हम लिख रहे थे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और यहाँ पे एक नंबर n लिख दिया जाता है, n जो कि एक्चुअली होता है A माइनस Z, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, इस तरह का नोटेशन भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1H1 लिखेंगे, लेकिन इस नोटेशन में लिखें तो 1H10, 1 उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये वाला 1 उसका मास नंबर, या आप इसे समझ सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के नंबर, टोटल नंबर, और ये Z, ये n, दिस माइनस दिस, न्यूट्रॉन्स का नंबर। ओके, दिस यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करके लिखी हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर आप मास देखें, और ये मास एक्चुअली मैंने लिख रखा है रेस्ट मास एनर्जी के टर्म्स में। आप जानते हैं आइंस्टीन रिलेशन से E होता है mc², किसी भी पार्टिकल ऑफ मास m के पास इतनी एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो ये जो मासेज हैं जो कि एटॉमिक मास यूनिट में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, अगर आप इनको पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट करें और फिर उसको c² से मल्टीप्लाई करके एनर्जी यूनिट्स में कन्वर्ट करें, तो आपको ये और ये मिलेंगे। आप देख सकते हैं एक 938 पॉइंट समथिंग है, एक 939 पॉइंट समथिंग है MeV, लगभग दोनों बराबर हैं। ओके, और बहुत रफ कैलकुलेशन में तो हम कई बार दोनों को 1000 MeV के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग 1000 MeV, दैट इज़ 1 GeV, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास 0.5 MeV। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का 1/2000 गुना। ओके, रफ कैलकुलेशन में ये आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये जो समानता है, अगर आप इसे ऑब्जर्व करें, लगभग दोनों का मास एक जैसा है, केवल डिफरेंस किस चीज़ का है, एक का चार्ज प्लस कुछ है, +1 है, एक का चार्ज 0 है। ये प्रॉपर्टी कुछ हद तक अगर आप सोच सकें तो ये ऐसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन होते हैं, अप स्पिन और डाउन स्पिन। सेम इलेक्ट्रॉन है लेकिन कभी वो अप स्पिन स्टेट में मिलता है, कभी डाउन स्पिन में। तो इसी आइडिया के बेसिस पे यहाँ पे एक आइडिया दिया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्चुअली एक ही पार्टिकल हैं, जिस पार्टिकल को हम न्यूक्लियॉन कह सकते हैं, और वो न्यूक्लियॉन 2 अलग अलग स्टेट्स में होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अप और डाउन स्टेट में होता है, इसी तरह से न्यूक्लियॉन अप और डाउन टाइप की स्पिन स्टेट में होता है। जब वो अप वाली स्टेट में होता है तो हम उसे प्रोटॉन कहते हैं, और जब वो डाउन वाली स्टेट में होता है तो उसे न्यूट्रॉन। इनफैक्ट ये जो आइडिया है दिस मेक्स वेरी वेरी ग्रेट सेंस। ओके, बट आपके लेवल पर हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। बट द पॉइंट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं। ओके, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, न्यूक्लियॉन्स हैं। प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा, न्यूक्लियस की अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है न्यूक्लियस का साइज़, न्यूक्लियर साइज़।
अब न्यूक्लियस का साइज़ एक्चुअली डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। रीज़न, न्यूक्लियस कोई बॉल जैसा या कोई और अंडाकार कोई ऐसी सॉलिड शेप नहीं होती है कि यहाँ तक न्यूक्लियस है और इसके बाद ख़त्म हो गया और आप उसका साइज़ नाप सकें। एक्चुअली हमने वहाँ पे थोड़ा बोर मॉडल के साथ मैं श्रोडिंगर इक्वेशन की और क्वांटम कंसेप्ट्स की थोड़ा बात की थी। ये जो एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स होती हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये बेसिकली डेंसिटी क्लाउड्स की तरह बिहेव करती हैं। मतलब इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। अगर ये डेफिनेट एक स्फीयर टाइप का होता तो आप बोलते ये इसकी शार्प बाउंड्री है, तो हम इससे सेंटर से इसकी डिस्टेंस पढ़ लेते। एक्चुअली इन सिस्टम्स का बिहेवियर कैसा है, न्यूक्लियस का बिहेवियर, वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी किसी डिस्टेंस तक पाए जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी है, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन एब्रप्टली कहीं पे ऐसी एब्रप्ट बाउंड्री नहीं है कि इस बाउंड्री के बाद अब न्यूक्लियस खत्म हो गया। तो इसीलिए न्यूक्लियस को साइज़ को डिफाइन करना मुश्किल है। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट्स में भी नज़र आती है। अगर आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियर साइज़ मेज़र करने की कोशिश करें तो आपको अलग अलग आंसर मिलते हैं। वो आंसर क्लोज तो होते हैं पर एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं। तो यही पॉइंट है कि न्यूक्लियस का साइज़, एक्चुअल साइज़ आप नहीं बोल सकते। माना अभी हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस का साइज़ 1.2 फर्मी है, तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि न्यूक्लियस एक स्फीयर है जिसका ठीक रेडियस 1.2 फर्मी है। आप ये सोचिए न्यूक्लियस एक क्लाउड है और वो क्लाउड ज़्यादा सघन, ज़्यादा डेंस, लगभग 1.2 फर्मी तक है। उसके बाद उसकी डेंसिटी बहुत एब्रप्टली जीरो की तरफ चली जाती है। डेंसिटी होने का मतलब यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे इस 1.2 फर्मी के अंदर, इसके बाहर उनके होने का चांस नेग्लिजिबल होता है। तो न्यूक्लियस साइज़ को आपको इस तरह से सोचना चाहिए। ओके, अच्छा, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि एक्सपेरिमेंट से हमें मिले, दो ऑब्जर्वेशंस हैं ये न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। न्यूक्लियस की डेंसिटी को लोगों ने एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया, तो उसके दो मेजरमेंट्स हैं। पहले यहाँ पे इस फिगर को आप समझिए। माना ये C12 का न्यूक्लियस है, कार्बन 12 न्यूक्लियस जो है, सेंटर से जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएं कार्बन 12 न्यूक्लियस में, तो उसकी जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी, उसका वेरिएशन इस तरह से पाया गया। सेंटर पे न्यूक्लियर डेंसिटी की कुछ वैल्यू है, उसके बाद बाहर जाने पे डेंसिटी, बाहर मतलब सेंटर से बाहर जाने पे ये डेंसिटी लगभग कांस्टेंट रहती है, और फिर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये बहुत रैपिडली डिक्रीज करती है, और फिर थोड़े ही इंटरवल में जाके ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ओके, आप एक उससे थोड़ा हैवियर न्यूक्लियस लें, GE70। इस न्यूक्लियस के लिए अगर बिहेवियर देखें न्यूक्लियर डेंसिटी का, सेंटर पे इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी भी कुछ है, फिर सेंटर से बाहर जाते हुए न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग कांस्टेंट रहती है, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके फिर ये बहुत रैपिडली फॉल करती है और बहुत छोटे इंटरवल में ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, जीरो। तो डेंसिटी का बिहेवियर किस तरह का है न्यूक्लियस का। और आप और हैवियर न्यूक्लियस पे जाएँ, वहाँ भी यही बिहेवियर है, काफ़ी दूरी तक न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद एब्रप्टली फॉल करके बहुत जल्दी से जीरो हो जाती है। तो किसी भी न्यूक्लियस में आप जनरल बिहेवियर देखें न्यूक्लियर डेंसिटी का, सेंटर से न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग कांस्टेंट है किसी डिस्टेंस तक, और उसके बाद एब्रप्टली जीरो की ओर फॉल होती है। ओके, यहाँ से न्यूक्लियर साइज़ मेज़र करने का हम एक तरीका मान सकते हैं, हो सकता है हर कोई इस पे एग्री ना करे। ये माना कार्बन 14 की स्टार्टिंग न्यूक्लियर डेंसिटी ये है, और ये इसकी मैक्सिमम न्यूक्लियर डेंसिटी है। इसके बाद या तो डेंसिटी इतनी रहती है या कम होने लगती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है न्यूक्लियर डेंसिटी की C12 के लिए। C12 की मैक्सिमम डेंसिटी जितनी है, जिस पॉइंट पे डेंसिटी उसकी हाफ हो जाए, माना ये वैल्यू 10 है डेंसिटी किसी यूनिट्स में, और आप इस स्केल में 5 पढ़िए, 5 के पैरेलल आप एक लाइन बनाइए, 5 के पैरेलल लाइन ने इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट का आप R पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल ये 2.7 पे निकलता है कार्बन 12 के लिए। जिस पॉइंट पे सेंट्रल या मैक्सिमम डेंसिटी है, जिस डिस्टेंस तक आते आते डेंसिटी लगभग उसका आधा हो जाए, उसको आप न्यूक्लियर साइज़ का एक एस्टिमेट मान सकते हैं। ओके, क्योंकि ये पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम डेंसिटी जीरो लगभग उसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए हम आप इसे न्यूक्लियस का साइज़ का एस्टिमेट मान सकते हैं। ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियस जो है GE70 की सेंट्रल जो डेंसिटी है, स्टार्टिंग डेंसिटी लगभग कार्बन के बराबर है, थोड़ा उससे कम है पर ऑलमोस्ट बराबर है, और ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहती है और फिर डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ भी अगर आप वही वाला क्राइटेरिया लगाएं, मैक्सिमम डेंसिटी का आधा, तो आपको इसके साइज़ का एस्टिमेट मिलता है 4.9 फर्मी। ऐसे ही Bi209 स्टार्टिंग डेंसिटी थोड़ा कम है पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कार्बन के मुकाबले। कार्बन एक बहुत लाइट न्यूक्लियस है, जबकि Bi209 एक बहुत हैवी न्यूक्लियस है। तो आप बहुत लाइट से बहुत हैवी न्यूक्लियस तक भी देखें तो स्टार्टिंग डेंसिटीज़ लगभग सबकी क्या है, सेम। और फिर जो उनका न्यूक्लियर साइज़ है, सबका साइज़ अलग अलग है, ये स्मॉलर है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, पर अपने न्यूक्लियर साइज़ की रेंज में वो डेंसिटीज़ लगभग कांस्टेंट रहती हैं और फिर एब्रप्टली फॉल करती हैं। तो इनके न्यूक्लियर साइज़ का एस्टिमेट इस तरीके से अगर हम करें तो इसका 2.7 फर्मी, इसका 4.9 फर्मी और इसका 7.1। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको इस ऑब्जर्वेशन में दो मेजर बात है।
पहली तो न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है किसके साथ, ए के साथ। मास नंबर ए 12 हो या 70 हो या 209, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट इंक्रीज़ क्या, ये थोड़ा डिक्रीज़ ही करती है, लेकिन वो डिक्रीमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। C12 के लिए ये कांस्टेंट, आप केवल कांस्टेंट वाले पार्ट देखिए इन तीनों का, उसके कांस्टेंट पार्ट, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ लगभग बराबर हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ए के साथ। ये हमारे आगे के डिस्कशंस में आएगा एक ये, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये वाला तथ्य है, न्यूक्लियर डेंसिटी जिस वैल्यू पे भी स्टार्ट करे, सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए वो डेंसिटी लगभग कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट डजंट वेरी विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अंटिल वी रीच बाउंड्री। लास्ट में फिर जीरो तो उसे होना ही है, कहीं ना कहीं तो न्यूक्लियस खत्म होगा, तो उसके बाद बाउंड्री पे जाके वो खत्म होने लगती है, पर उससे पहले न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट। ये फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं यहीं पे थोड़ा बता दूं, आगे हम और डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो हम पाएंगे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर उस स्ट्रॉन्ग फोर्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप ये इमेजिन करेंगे कि शायद ये फोर्स सेंटर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा। सेंटर पे स्ट्रॉन्ग होता तो मतलब सेंटर में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते होंगे। माना ये Bi209 का ही न्यूक्लियस है, तो इसमें कुल मिला के 209 न्यूक्लियॉन्स हैं इसके अंदर। पर आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है वो सेंटर पे ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखे। तो उन 209 में से हो सकता है ज़्यादातर प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ हो और फिर कम यहाँ और काफ़ी कम यहाँ। तो अगर न्यूक्लियस ऐसा होता Bi209 का, तो क्या मिलता आपको, सेंटर पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलती और सेंटर से दूर जाते आते डेंसिटी फिर डिक्रीज़ होने लगती। आपको डेंसिटी का कर्व शायद कुछ ऐसा मिलता, शुरू से ही डिक्रीज़ मिलता, पर ऐसा नहीं मिला, ये नहीं मिल रहा है आपको। तो डेंसिटी का कर्व ये मिल रहा है Bi209 का भी, सेंटर से डेंसिटी लगभग कांस्टेंट है। लास्ट में जब बाउंड्री के करीब पहुँचे तब डेंसिटी रैपिडली जीरो की तरफ बढ़ने लगी, जब न्यूक्लियस आपका ख़त्म हो गया तब। इसका मतलब ऐसा बिहेवियर नहीं है न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर लगभग एक समान रूप से वितरित है, उनकी डेंसिटी पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक समान है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ये हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से रिलेटेड होगा कि हर न्यूक्लियस की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी लगभग बराबर बनती है, ये उससे रिलेटेड होगा, बट दैट विल कम लेटर। और यहाँ मैंने इसके साथ ये फिगर के साथ लिखा है, हम आर की उस डिस्टेंस को रेडियस का एस्टिमेट मान सकते हैं किसी न्यूक्लियस के, जहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम डेंसिटी का आधा हो जाए। मैक्सिमम डेंसिटी या आप उसे सेंट्रल डेंसिटी कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट पे जो डेंसिटी है उस न्यूक्लियस के लिए सेंटर पॉइंट पे जो डेंसिटी है वही डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू जहाँ पे उसका आधा रह जाए जिस डिस्टेंस पे, उसे आप रेडियस का एक एस्टिमेट मान सकते हैं। ये रेडियस एस्टिमेट करने का एकमात्र तरीका नहीं है, जैसे मैंने कहा अलग अलग एक्सपेरिमेंट तरीक़ों से लोग रेडियस का एस्टिमेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर सारे मेथड में होता है, ये भी एक मेथड हो सकता है। ओके, लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टी थी कि लगभग सारे न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू लगभग बराबर होती है, आगे हम इसे कंपटीशन भी करेंगे, लगभग ये नंबर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होती है ये डेंसिटी। ओके, न्यूक्लियर डेंसिटीज़ आर वेरी वेरी हाई, लेकिन लगभग सारे न्यूक्लियस के लिए बराबर है। इसका मतलब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपका कोई न्यूक्लियस है जिसका टोटल मास m है और उसका वॉल्यूम v। तो मास, किसी न्यूक्लियस का मास कितना होता है, एक न्यूक्लियॉन का मास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, मैं एक न्यूक्लियॉन का मास ले लेता हूँ और उसे a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यही तो न्यूक्लियस का टोटल मास होगा। तो डेंसिटी है मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इंटू a अपॉन v। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कांस्टेंट है, तो डेंसिटी बेसिकली किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, a अपॉन v पे। अब हम ये ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है, ऑब्जर्वेशन नंबर ए, मैं ऑब्जर्वेशन नंबर ए के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन नंबर ए बता रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग कांस्टेंट होती है। लगभग कांस्टेंट होने का मतलब वो इस ए पे डिपेंड नहीं कर रही है, ए के साथ घटत बढ़त ना के बराबर है, वेरी नहीं कर रहा है, तो ए के साथ वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर तो पहले ही कांस्टेंट है और ये ए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब v के अंदर भी एक a का फैक्टर आना चाहिए। इसका मतलब v मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू a। v है वॉल्यूम, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये बहुत रफ आर्गुमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मिला और वहाँ से हमने एक आर्गुमेंट किया, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग सारे न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट मिल रही है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी को ऐसे लिखा, न्यूक्लियर डेंसिटी ए के साथ बदलती नहीं है, ना घटती है ना बढ़ती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ए के। और वॉल्यूम होता है किसी स्फीयर का, अगर आप न्यूक्लियस को स्फेरिकल मान रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल हो गया ए के, 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो आर क्यूब रेडियस का क्यूब प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू a 1/3। किसी न्यूक्लियस का रेडियस उसके मास नंबर के 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर अगर आप एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर दें, r = r0 8 × 1/3,
तो ये R0 जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। R0 की रेंज भी वैसे अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होती है। अलग अलग से मेरा मतलब है बहुत लाइट न्यूक्लियस, मिडवेट न्यूक्लियस और बहुत हैवी न्यूक्लियस। ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा ये आर्ग्यूमेंट एब्सोल्यूट नहीं था। डेंसिटी में थोड़ा वेरिएशन तो होता है ए के साथ, लेकिन हमने ये माना बिल्कुल वेरिएशन नहीं होता है, तो फिर भी हमें एक आंसर मिला कि हाँ इस प्रकार का होता है। अदरवाइज R0 ये जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इसका एक रफ एस्टिमेट अगर मैं आपको दूं, इसकी वैल्यू लगभग 1 फर्मी से लेकर 1.5 फर्मी तक वेरी करती है। ओके, और अगर आप एक टिपिकल वैल्यू पकड़ना चाहें, एक ही वैल्यू पकड़ना चाहें पूरी रेंज के लिए, तो आप 1.2 फर्मी की मान सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आप न्यूक्लियर साइज़ के एस्टिमेट के लिए 1.2 फर्मी से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ 1.2 फर्मी, माना हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के लिए A1 है, A का 1/3 भी 1, तो उसका रेडियस किस ऑर्डर का है, 1.2 फर्मी के ऑर्डर का है। ओके, हैवियर न्यूक्लियस पे जाएंगे तो उसके माना जिसका एटम मास नंबर 27 है, 27 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसका क्यूब रूट ले सकता हूँ, 27 का क्यूब रूट हो गया 3, तो उसका जो साइज़ है 3 टाइम्स R0, 3 टाइम्स R0 कितना हो गया, 3.6 फर्मी। जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका मास नंबर 27 है, उसका लगभग 3.6 फर्मी होगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है न्यूक्लियर साइजेस को। एग्जैक्टली तो नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी एक बहुत सिंपल फार्मूला है, लेकिन काफ़ी एक्यूरेटली न्यूक्लियर साइज़ का एक एस्टिमेट आपको देता है। यहाँ पे मैं थोड़ा यूनिट्स की बात करना चाहूँगा। FM जो है, जिसे मैं फर्मी पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली ये यूनिट वैसे फेम्टोमीटर है। ओके, जैसे आप माइक्रोमीटर, मिलीमीटर और फिर नैनोमीटर और पिकोमीटर और फेम्टोमीटर। पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15 को कहते हैं। जैसे फेम्टो सेकंड 10⁻⁻15 सेकंड, ऐसे ही फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन आज की डेट में इस FM को हम एक्चुअली फर्मी पढ़ते हैं। फर्मी एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे और उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत काम किया है। तो ये जो फेम्टोमीटर यूनिट है, आजकल इसको ज़्यादा कॉमन नाम इसका फर्मी, तो जब हम FM लिखते हैं जो कि 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, उसे आप फेम्टोमीटर भी कह सकते हैं, पर मोर कॉमनली उसको हम फर्मी पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का साइज़ 1.2 फर्मी के ऑर्डर का होता है। ओके दिस, तो ये यहाँ से इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके अगर मैं कार्बन 12 के रेडियस का एस्टिमेट करना चाहूँ, कार्बन 12 के लिए एक ही जगह 12 रखो, 12 का क्यूब रूट निकाला, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से अगर आप ये करें तो आपको मिलता है लगभग 2.7 फर्मी। और आप इस वाले फिगर में भी देखते, जो हमने डेंसिटी कहाँ पे आधी हो रही है, वहाँ से भी एस्टिमेट लिया तो 2.7 फर्मी। तो आप देख सकते हैं ये दिस फार्मूला वर्क्स गुड इनफ। ये तो केवल एक एग्जांपल है, पर लगभग सारे न्यूक्लियस की रेंज के लिए ये फार्मूला बहुत अच्छे से वर्क करता है। वैसे तो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए आपको रेंज R0 को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है, बट फिर भी आप 1.2 फर्मी की एक एवरेज वैल्यू ले लें, तभी भी आपको अच्छा भला आंसर मिल जाता है। तो यहाँ ये आर्गूमेंट ने ये शो किया न्यूक्लियर साइज मास नंबर के 1/3 पावर के प्रोपोर्शनली इंक्रीज करते हैं। ओके दिस, अच्छा, यहाँ से न्यूक्लियर डेंसिटी का अगर हम एक एस्टिमेट करना चाहें, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास फिर से हो गया मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इनटू मास नंबर, और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। इस फिर आपने माना r रेडियस का, और r आपने लिखा R0 8⁻⁻�3, तो r क्यूब की जगह आ गया R0 क्यूब टाइम्स a से a कैंसिल, mn अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब। मास ऑफ न्यूक्लियन आपको पता है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 4/3 पाई पता है, R0 1.2 फर्मी आप रख लें। लगभग आप इस नंबर को कैलकुलेट करें, ये बनता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, SI यूनिट्स में अगर आप कंप्यूट करें। न्यूक्लियस की डेंसिटी इस ऑर्डर की होती है। अर्थ पे कोई भी मैटर इतना डेंस नहीं होता है। ओके, ऑर्डिनरी डेंसिटीज आपकी से वाटर की डेंसिटी या किसी और चीज़ की डेंसिटी कहीं भी इनके अराउंड स्टैंड नहीं करती। आप हैवीएस्ट मेटल्स भी ले लें, डेंसिटी कहीं इसके अराउंड स्टैंड नहीं करती है। पर यूनिवर्स में ये डेंसिटीज़ या इससे ज़्यादा डेंसिटी वाली ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने न्यूट्रॉन स्टार का नाम सुना होगा। ओके, स्टार की एंड लाइफ में एक जो स्टेज आती है, न्यूट्रॉन स्टार आ सकती है। न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर मैटर से ही बना होता है, पूरी तरह आप समझ सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना है, न्यूक्लियन से ही मिलकर बना है, इसलिए उसकी डेंसिटी इस ऑर्डर की होती है। तो इनफैक्ट इतने डेंस या इससे भी डेंस मटेरियल्स न्यूक्लियस में यूनिवर्स में मिलते हैं, अर्थ पे नहीं मिलते हैं। अर्थ में न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, पर बल्क में इस तरह का मैटर नहीं मिलता है, बट अदरवाइज न्यूक्लियर डेंसिटीज आर ऑफ दिस ऑर्डर। ओके, यहीं से फिर आप समझ सकते हैं न्यूक्लियस का साइज़ इतना छोटा होने के बावजूद वो एटम का ज़्यादातर मास कैसे कैरी कर रहा है। अरे उसकी डेंसिटीज़ बहुत हाई होती हैं। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है जिसको है बाइंडिंग एनर्जी। संभवतः ये आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के अपने नोशन से जानते होंगे, बट इसको मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। ये एग्जांपल हमें आगे हेल्प भी करेगा और समझने के लिए बहुत आसान है। माना आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम बेसिकली होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इनिशियली माना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच है इनफाइनाइट सेपरेशन,
ये प्रोटॉन ये रहा और उससे इनफाइनाइट दूरी पे है इलेक्ट्रॉन। दोनों का कोई मोशन नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है। प्रोटॉन भी रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट पे है। प्रोटॉन का मास mp, इलेक्ट्रॉन का मास ma। आप इस सिस्टम को भी एक हाइड्रोजन एटम कह सकते हैं। नॉर्मली आप हाइड्रोजन एटम सोचते हैं न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है, उसकी बाउंड स्टेट बना रखी है। पर आपने एनर्जी लेवल निकाले थे बोर मॉडल के, n=1 का एनर्जी लेवल -13.6, n=2 का -3.4, लेकिन n=इन्फिनिट ऑर्बिट का अगर आप एनर्जी निकालें तो वो 0 बनती है। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर आपको ध्यान हो n² a0 और एनर्जी जो है -13.6/n²। बोर मॉडल में हमने निकाले थे। अगर आप n की जगह इन्फिनिटी रखो तो रेडियस कितना बन रहा है, इन्फिनिटी। ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इसे आप ऐसे सोच सकते हैं ये हाइड्रोजन एटम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी इस समय कौन सी ऑर्बिट में है, इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट में है। और जब वो इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट में होता है तो उसकी एनर्जी कितनी बनती है, 0। इनिशियली मेरे पास ये सिस्टम है, इसको हम कहेंगे ये मेरे हाइड्रोजन एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको मिला के ही हाइड्रोजन एटम बनता है। पर अभी इन्होंने एक्चुअली हाइड्रोजन एटम बनाया नहीं है। थ्योरेटिकली मैं सोच सकता हूँ एक हाइड्रोजन एटम है जो इनफाइनाइट ऑर्बिट में है, लेकिन अभी ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन बाद में माना ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस प्रोटॉन के करीब आया और लास्ट में ये इसके जिसे आप फर्स्ट बोर ऑर्बिट कहते हैं उसमें आके सेटल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके सेटल हो गया, जिस पिक्चर को हम इस तरह से दिखाते हैं, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लग गया। तो अगर आप इस एनर्जी डायग्राम के टर्म में सोचें तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाली एनर्जी स्टेट में आ गया है, n=1 ऑर्बिट में, जिसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ भी था और बाद में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अभी भी है, लेकिन इसे अब आप हाइड्रोजन एटम कहते हैं। ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम। लेकिन इस प्रोसेस के बीच आपको ये ध्यान रखना है, सिस्टम का एनर्जी पहले ये थी और अब इसकी एनर्जी ये हो चुकी है। इतनी एनर्जी कहाँ गई, ट्रांजिशन फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट से इसमें आया होगा या इसमें आया होगा तो आपको 1 या 2 या हो सकता है सीधे 1 फोटोन मिला हो। कुल मिला के इतनी एनर्जी का एक फोटोन या एक से ज़्यादा फोटोन जिनकी टोटल एनर्जी इस डिफरेंस के बराबर है, वो इस प्रोसेस में लिबरेट हुए होंगे। 1 और सेवरल फोटोन्स जो इस एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, उतने एनर्जी के फोटोन्स भी तो निकले होंगे। तो यहाँ से ये सिस्टम सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट नहीं हो गया, इसके अलावा आपके पास सिस्टम में फोटोन्स भी हैं। ये फोटोन्स का ध्यान मैं क्यों रख रहा हूँ, माना इस सिस्टम की हम एनर्जी कैलकुलेट करें। इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, आपके पास प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी m/c² प्रोटॉन मास, ऐसी m/c² विद इलेक्ट्रॉन मास। इस सिस्टम की एनर्जी केवल इतनी है, जबकि इस सिस्टम की एनर्जी, अब आपके पास ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का मास माना आपने लैब में नापा, वो mh है। तो इस हाइड्रोजन एटम की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो mh(c²), ओके। प्लस ये जो फोटॉन्स निकले हैं, चाहे एक निकला हो चाहे एक से ज़्यादा, इनकी एनर्जी भी तो कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी। ये फाइनल सिस्टम ये है। अगर आप एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हैं कि शुरुआत में इतनी एनर्जी थी और लास्ट में इतनी एनर्जी, तो लास्ट में आप इस एनर्जी को ओमिट थोड़ी कर सकते हैं। एनर्जी बैलेंसिंग के लिए आपको इन फोटॉन्स पे ध्यान देना जरूरी है। इन फोटॉन्स की कुल एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेस्ट मास एनर्जी इक्वल टू फाइनली क्रिएटेड हाइड्रोजन एटम की रेस्ट मास एनर्जी, लेकिन उसके साथ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा नहीं है। बेसिकली ये लिबरेट हुए हैं इस प्रोसेस में, लेकिन बैलेंसिंग इसकी और इसकी नहीं है, इसमें इतना जोड़ना पड़ेगा। ये टर्म है, ये हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपने जिस सामग्री को मिला के अपना हाइड्रोजन एटम बनाया है, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एनर्जी है। ये फाइनल प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन एटम बना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बाउंड स्टेट में आ गया, फाइनल प्रोडक्ट, ये उसकी रेस्ट मास एनर्जी है। ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा 13.6 जितनी एनर्जी के फोटॉन्स यहाँ पे लिबरेट हुए, हो सकता है लिबरेट होने के बाद हमसे बहुत दूर चले गए हों, मुझे नज़र ना आ रहे हों, मुझे केवल ये पता है अच्छा ये तो ये ऐसे मिल के बना होगा। पर अब मुझे ध्यान रखना है ये और ये मिल के जितनी एनर्जी कंस्टिट्यूट करते हैं, इसकी एनर्जी उससे थोड़ा कम है। कितनी कम है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इस समय हम इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने फोर्स से न्यूक्लियस से बाउंड हुआ। जब वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे था तो इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जब ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब आके फर्स्ट ऑर्बिट में सेटल हो गया तो अब इसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है, नेगेटिव होती है। क्यों, तो इसका मतलब पहले जीरो एनर्जी पे था, -13.6 पे, इसका मतलब इतनी एनर्जी इस सिस्टम ने बीच में लिबरेट कर दिया, वो फोटॉन्स यहाँ से बाहर निकल गए। तो यही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन आप देखें, जनरली ये बाइंडिंग एनर्जी कितने के बराबर होगी, जो कि 13.6 है, दिस प्लस दिस इंटू c² माइनस दिस, ओके।
मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके मास में से फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोजन एटम का मास घटाओ और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सी स्क्वायर को मैं स्केल फैक्टर लिख रहा हूँ। आइंस्टीन इक्वेशन E = mc² क्या है बेसिकली, वो कहता है एनर्जी और मास एक ही चीज़ है, उनके बीच ये सी एक कांस्टेंट है, बेसिकली ये स्केल फैक्टर है, ठीक है। मास यूनिट्स को एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट करने का फैक्टर है, अदरवाइज ये एक कांस्टेंट ही तो है, तो ये स्केल फैक्टर है। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम के लिए बाइंडिंग एनर्जी की आप इस डेफिनेशन को दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप केवल हाइड्रोजन एटम ना सोचिए, कहीं पे भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने मिलकर कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रेस्ट मास में से फाइनल प्रोडक्ट का रेस्ट मास, ये सारा मास के टर्म में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टोटल मास में से फाइनल प्रोडक्ट का रेस्ट मास घटाओ और उसको स्केल फैक्टर जो कि सी स्क्वायर के बराबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज़ क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। अब इस चीज़ को बाइंडिंग एनर्जी क्यों कह रहे हैं, आप इस प्रोसेस को रिवर्स में सोचिए। माना मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। ब्रेक करने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इतनी दूरी पे ले जाना चाहता हूँ, इनफाइनाइट दूरी पे, कि वो आपस में इंटरेक्ट ना कर सकें। अगर वो कम दूरी पे रहेंगे तो उनके बीच कोलाम फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। मैं बाउंड स्टेट से उन्हें ऐसी स्टेट में ले जाना चाहता हूँ जहाँ इंटरेक्शन खत्म हो जाए। तो इसका रिवर्स, क्या ये अपने आप से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अरे जब ये बना था यहाँ से यहाँ, तो इससे ये बना और 13.6 एनर्जी के फोटॉन्स भी निकले। तो इससे अगर ये बनाना है तो आपको इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटॉन्स या किसी और फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये अपने आप से ब्रेक होके ये नहीं बनेगा। जब इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर से मिलेगी तो ये ब्रेक होके ऐसा बन सकता है। कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इसका मतलब इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी ने बाइंड करके रखा हुआ है। इसे ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करके ये बनाने के लिए आपको कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट को ब्रेक करने के लिए ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बाउंड स्टेट ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जिसको हम फाइनल स्टेट कह रहे थे, इनटू इंडिविजुअल नॉन इंटरेक्टिंग मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। और अगर आप इधर से इधर तक वाली डेफिनेशन देना चाह रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, जब ये बना था, ये सिस्टम बना था, उस दौरान जितनी एनर्जी लिबरेट हुई वो भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग असेंबल करने में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन उठाया, इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, इनको पास लाके हाइड्रोजन एटम बना दिया। इस प्रोसेस में, असेंबलिंग की प्रोसेस में जितनी एनर्जी लिबरेट हुई उसे भी आप बाइंडिंग एनर्जी समझ सकते हैं। या अब ये सिस्टम बन रखा है, इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करें ताकि ये ब्रेक होके फिर से अपने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाए जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो इधर दिस डेफिनेशन और दिस डेफिनेशन। और यहाँ पे से आप ये से भी समझ सकते हैं, ये हमारा कंसेप्ट और जगह भी आया है, बट अगर सिस्टम इस स्टेट में है, बाउंड स्टेट में, तो अगर आप बाहर से कुछ नहीं छेड़ेंगे इसे, तो ये स्टेट कभी भी इसमें ब्रेक नहीं हो सकती है। आपको इसको अगर इस फॉर्म में ब्रेक करना है तो बाहर से आपको एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं पर कम से कम बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बाउंड स्टेट वॉन्ट ब्रेक बाय सेल्फ, ठीक है। इसीलिए इसे बाउंड स्टेट कह रहे हैं भाई। बाउंड है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कब्जे में है, उसके इर्द गिर्द ही रहने को बाध्य है। ऐसा नहीं उससे इनफाइनाइट दूरी पे चले जाए। अगर आप उससे इनफाइनाइट दूरी पे भेजना चाहते हैं तो एनर्जी सप्लाई करो, कितनी, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। ओके, तो इस आइडिया को दिमाग में रखें। तो ऐसा ही बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट न्यूक्लियस में भी आता है। माना आपका ये न्यूक्लियस है ZXA और मैंने यहाँ न्यूट्रॉन्स का नंबर भी लिख दिया, जिसको मैंने पीछे n लिख रहा था Z-A, उल्टा लिख दिया मैंने, नॉट Z-A, इट मस्ट बी A-Z, सॉरी माई मिस्टेक, इट मस्ट बी A-Z। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जाएगा। ओके, दिस, ये कोई न्यूक्लियस है। अब जब मैं न्यूक्लियस या ऐसा केवल मैं सिंबल लिखता हूँ, इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ या मैं केवल इसके न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। अगर मैं केवल इसके एटम की बात कर रहा हूँ, एटम का मतलब उसमें Z प्रोटॉन्स होंगे और A-Z, या सॉरी यहाँ भी मैंने उल्टा लिखा है, हर जगह ये उल्टा लिख दिया मैंने, A-Z। ओके, बी केयरफुल, आगे भी अगर ये गलती होगी आप खुद करेक्ट कर लें। A-Z न्यूट्रॉन्स हैं, इतना पार्ट तो केवल न्यूक्लियस बनता है, ये तो केवल न्यूक्लियस है। अगर मैं एटम की बात कर रहा हूँ तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स हैं। तो ये सिंबल जब मैं लिखता हूँ, अगर मैं मेरा मंतव्य एटम से है तो आपको Z इलेक्ट्रॉन्स भी लेने पड़ेंगे। और अगर इससे मेरे सिंबल से मेरा मतलब है कि केवल न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर सिंबल है केवल, तो मतलब केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस समय इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं आएगा। बी केयरफुल, अभी ये डिस्कशन में आगे इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा। ओके, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, माना आप
इसकी बात कर रहे हैं, इस सिंबल से मतलब है आपका X वाला जो केमिकल एलिमेंट है उसका केवल न्यूक्लियस। और अगर आपका मतलब इसके एटम से है, X सिंबल वाले के उससे, माना आप आयरन की बात कर रहे हैं, इस फॉर्म में ये आयरन का केवल न्यूक्लियस है और इस फॉर्म में ये आयरन का एटम है। अगर आप इस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसका मास कुछ और होगा, और इस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसका मास कुछ और होगा। माना इसको मैं mx लिखता हूँ, मास ऑफ x, जब मैं केवल x लिखता हूँ इसका मतलब x वाला न्यूक्लियस, और जब मैं ऐसा लिखता हूँ mx और ऊपर से एटम, x वाले एटम का मास। एटम, न्यूक्लियस और एटम में क्या डिफरेंस है, उसे उसके पास z इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। सो बी ए बिट केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। ओके, क्यों मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, पहले हम बाइंडिंग एनर्जी का अपना कंसेप्ट देखें। माना आपका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हैं z प्रोटॉन्स और a माइनस z हैं न्यूट्रॉन्स। ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पहले इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, ठीक है, सारे प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस भी इन्फिनिटी थी, सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी। अब आपने उनको असेंबल करके एक जगह पे लाए और आपने बना दिया एक न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस को आप ऐसे लिखते हैं ZX a माइनस z। तो इस दौरान आपका कंस्टिट्यूएंट्स क्या थे, आपके पास प्रोटॉन्स थे कितने, z, तो उन z प्रोटॉन्स का मास z इंटू एम पी। उसके अलावा आप पे a माइनस जेड क्या थे, न्यूट्रॉन्स। a माइनस जेड को मैंने सिंपली n लिख दिया, कैपिटल N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एक एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn। तो ये जो इस ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है ये कंस्टिट्यूएंट्स का मास है। कंस्टिट्यूएंट्स के मास में से जो फाइनल प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये न्यूक्लियस। अभी मैं न्यूक्लियस के टर्म में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का कहीं नहीं जोड़ा मैंने, केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिए, इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन लिए, उनका मास इतना हो गया। उसमें से जो फाइनल ऑब्जेक्ट बनी, एक्स नाम का हमारा केमिकल एलिमेंट का न्यूक्लियस बना, उसके मास को घटा दिया फाइनल प्रोडक्ट के और c² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे ही आप कहेंगे ये मेरे उस एक्स न्यूक्लियस की क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास माइनस फाइनल प्रोडक्ट का मास। प्लीज चेक दिस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस फाइनल प्रोडक्ट इनटू स्केल फैक्टर, यही तो बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिस ओके। लेकिन अब यहाँ पे हम करना क्या चाहेंगे, होता क्या है एक्चुअली, कोई भी हर न्यूक्लियस की आपको मास की टेबल्स अवेलेबल होती है कि इतना मास इसका है, पर वो मास की टेबल्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर मास के टर्म के बजाय ज़्यादातर एटॉमिक मास के टर्म में होती है। मतलब आपको किसी एक्स वाले न्यूक्लियस का ये वाला मास शायद नहीं मिलेगा टेबल में, आपको शायद उसका एटॉमिक मास मिलेगा। वैसे आज की डेट में इंटरनेट पे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, न्यूक्लियस मास भी सीधे सीधे मिल सकता है, पर फिर भी जो डेटा आपको ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होता है वो उस एक्स वाले न्यूक्लियस का एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास मतलब उसमें z इलेक्ट्रॉन्स भी शामिल हैं। तो अब ये वाला मास, तो अगर आप इस कैलकुलेशन को करना चाहें, प्रोटॉन का मास तो बड़े आराम से आपको मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का मास भी मिल जाएगा, ये नंबर कैलकुलेट करना आसान है। पर माना mx की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, उस x वाले केवल न्यूक्लियस का मास कितना है, तो फिर ये कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, mx और इस वाले मास में क्या डिफरेंस है, mx के एटम में, उसको z इलेक्ट्रॉन्स और दे दो तो ये न्यूक्लियस वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली अगर मैं यहाँ z इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड कर दूँ, इसमें z टाइम्स me मैंने इस टर्म के साथ ऐड किया और इतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया। इनफैक्ट यहाँ ये सब्ट्रैक्ट पहले ही हो रखा है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये ऐड है, z me मैंने ऐड किया, z me और z me सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स न्यूक्लियस ही है अभी भी। मैं इसे अब सिंपली बी और ब्रैकेट के अंदर एक्स, आगे से हो सकता है मैं एक्स भी ना लिखूं, बाइंडिंग एनर्जी मैं हमेशा न्यूक्लियस की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स एटम की नहीं, एक्स न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी एक्स, ये हो गई। अच्छा ये, अच्छा तो एक्स एम एक्स, उस एक्स वाले न्यूक्लियस का मास और उसे जेड इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए, तो क्या ये एक्स का एटम बन चुका है, पहले ये एम एक्स ये न्यूक्लियस था जिसका मास mx है, और आपने उसे z इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 1 2 3 जितने भी वो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी दे दिए, तो क्या ये x का पूरा एटम बन चुका है, मतलब क्या ये मास x के एटम का बन चुका है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे अब ये वाला कंसेप्ट भी आएगा, क्या केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोजन का मास बन जाता है। अरे ये इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी भी तो आती है यहाँ पे भी, तो वही चीज़ यहाँ पे भी कंसेप्ट आएगा। खुद अपने आप में जो एक्स न्यूक्लियस है इसको इतने इलेक्ट्रॉन्स दे भी दोगे, फिर भी जो फाइनल चीज़ बनेगी, फाइनल mx एटम बना, ये क्वांटिटी इसके बराबर नहीं होगी, इसमें से बाइंडिंग एनर्जी उस पर्टिकुलर x वाले एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने c² का फैक्टर क्यों लिया है, क्योंकि नॉर्मली ये वाले फैक्टर्स के साथ हम mc² मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला फैक्टर सीधे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, तो उसको c² यूनिट्स में डिवाइड करके, ओके दिस, तो ये मैंने क्लियरली लिख रखा है, इसको mx को इतने इलेक्ट्रॉन्स दे भी दिए
तभी भी अभी mx का x का एटम नहीं बना है, x का एटम में से उसकी बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी x की। ऐसे ही ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन मिला, कुल मिला के z प्रोटॉन्स थे, आप z इलेक्ट्रॉन लाए, z आपने कॉमन ले लिया, मतलब z प्रोटॉन्स के साथ z इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हर प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन। क्या ये हाइड्रोजन एटम होता है? केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम नहीं होता है भाई। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के बीच कितने का डिफरेंस होता है? 13.6 का। ये Mp + Me मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं, पर उसमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आपको क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ वन पॉइंट। ओके, तो ये इसके बाद इन टर्म्स को आप रीअरेंज करें, ZMH, MH मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। टेबल में ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। वैसे इस वाले पार्ट में समस्या नहीं थी, इसके बजाय प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत अच्छे से नोन होता है, वो भी हम कर सकते थे। समस्या इस वाले पार्ट में थी। MX के बजाय ये वाला पार्ट बड़ी इजीली अवेलेबल होता है। तो इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें, ये वाला टर्म ZM, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ये किसका मास है? हाइड्रोजन के एक एटम का, हाइड्रोजन को 1H10, एक प्रोटॉन मास नंबर 1 और न्यूट्रॉन्स का नंबर 0, हाइड्रोजन का एटम, उसका मास, उसको Z से मल्टीप्लाई करो, N न्यूट्रॉन्स का मास, उसमें से X वाले एटम के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब c² से मल्टीप्लाइड है। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी वाले दो टर्म है, c² से मल्टीप्लाई करके इनके डिनोमिनेटर का c² कैंसिल होगा, तो Z टाइम्स एक एक हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी को Z टाइम मल्टीप्लाई करो, और X वाला जो एटम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी इसमें लो। ये तो प्रॉपर एक्सप्रेशन बाइंडिंग एनर्जी निकालने का ये है। बट इतनी मेहनत के बावजूद अब लास्ट में जो आप एक्चुअली करते क्या हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें, ये नंबर्स जो हैं ये टिपिकली ये नंबर 10⁻9 से 10⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं। जबकि ये जो बाइंडिंग एनर्जी वाले नंबर्स हैं अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, ये 1 से लेकर 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही होते हैं। आप लोग ध्यान करें, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स में बाइंडिंग एनर्जी 13.6, किसी और लेवल के लिए हो सकता है -3.4 या -1 पॉइंट समथिंग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास से शुरू होते हैं। और जब आप हैवियर न्यूक्लियस पे जाते हैं, जहां हमने एक्सरे स्पेक्ट्रा की बात की थी, तो वहाँ ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में पहुँच जाते हैं। लेकिन कुल मिला के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर नहीं जाते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं जा रहे हैं, कुछ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो गया माना, तो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ? 10⁻5। ये नंबर्स 10⁻9, मिनिमम 10⁻9 है, और ये मैक्सिमम भी 10⁻5 है। तो ये नंबर इसके मुकाबले कितना छोटा है। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखें कि ये सबसे ज़्यादा हो, बाइंडिंग एनर्जी वाला कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा भी हो, तो ये लगभग 10⁻5 होगा। और ये वाला कंट्रीब्यूशन अपने सबसे कम पे भी होगा, ये न्यूक्लियर मास का कंट्रीब्यूशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रीब्यूशन इसके मुकाबले 10⁻⁻4 के ऑर्डर का है, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए कैलकुलेशन में लास्ट में हम इनको ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन के लिए आप सीधे किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आप सीधे कैसे निकालते हैं? उस न्यूक्लियस का नाम है ZXA, और आप यहाँ से A - Z भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टेबल में देखिए, स्टैंडर्ड टेबल में हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है, उसको सीधे Z से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास टेबल से देखो, उसको N से मल्टीप्लाई करो, ये A - Z ही N है, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास। और उसके अलावा वो X नाम के एटम का मास देखो, X न्यूक्लियस का नहीं, X नाम के एटम का एटॉमिक मास वाली टेबल में उसका मास देखो, उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस फाइनल प्रोडक्ट इनटू स्केलिंग फैक्टर c², ये बनेगा आपका X न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। इस वाले पार्ट में हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, बट इसको केवल क्वालिटेटिवली समझने की कोशिश करें, किया क्या गया है। सीधे यहाँ से कैलकुलेशन भी की जा सकती है, आपको लगेगा ये और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर यहाँ अकेले प्रोटॉन का मास है और अकेले X के न्यूक्लियस का मास है। यहाँ हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के साथ जब इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है वो वाला मास है, और ऐसे ही mx नहीं है, मास ऑफ x एटम है। ओके, इस इक्वेशन में मैंने कहीं भी मास लिखा है, मास इंप्लाइड है, ऑल आर मासेस इन एटॉमिक मासेस, वो भी ठीक है। तो एटॉमिक, तो ये डिफरेंस हुआ। बाइंडिंग एनर्जी को आप नेगलेक्ट भी कर दें, उसके बावजूद भी इसके बजाय ये वाला टर्म यूज़ करना आसान होता है। ओके, इस बीच आप इस पर कुछ कैलकुलेशंस कर लें, अब आपको बुक में एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वैसे मैं एक आध एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें, बहुत लाइट न्यूक्लियस और बहुत
हैवी न्यूक्लियस, तो हमें एक बहुत स्ट्रेंज फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है। तो उसको समझने के लिए हम एक आध केसेस में इस कैलकुलेशन को मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सप्लिसिटली मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं से एग्जांपल उठा के आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, जो कि न्यूक्लियर फोर्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। उसका जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व का बिहेवियर है वो वेरियस न्यूक्लियस, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इन फैक्ट। ओके, सो दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल, थैंक यू एवरीबॉडी।